हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 16 अप्रैल के दिन आप सभी का करंट अफेयर्स की इस सुप्रभात सीरीज में भरपूर अभिनंदन है। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। India likely to experience above normal rainfall this monsoon, IMD ने कहा। IMD का मतलब क्या होता है? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? भारत मौसम विज्ञान विभाग। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि भारत में इस मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। और भारत में ये जो 4 महीने होते हैं इस मानसून सीजन के, यानी कि जून से लेकर सितंबर तक, तो इन 4 महीनों के इस मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिसमें संचयी वर्षा लंबी अवधि के औसत की 106% होने का इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि अगस्त सितंबर में यहाँ पर ला नीना कंडीशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। ला नीना की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे जब हम ज्योग्राफी कवर करते हैं तो एल नीनो और ला नीना के बारे में हम कवर किया करते हैं, है ना। तो ये काफी लंबा विषय है, थोड़ी देर में कवर भी नहीं हो पाएगा। तो कभी विस्तार से बातें करेंगे जब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 15 अप्रैल को कहा था, यानी कि कल के दिन ये इन्होंने कहा, ठीक है, कि अब की बार ला नीना स्थिति बनने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा वाहक प्रणाली की परिवर्तनशीलता और भी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं IMD के बारे में, यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में, तो इसी से संबंधित आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि इस IMD की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी। तो जल्दी से बताने का आपको प्रयास करना है। तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1875, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। तो हम जैसे बात कर रहे होते हैं 1864 के आसपास की। 1864 में कोलकाता में एक विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था, है ना। और इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में 2 साल बाद 1866 में मानसून की बारिश नहीं हुई, और 1871 में भी क्या है, ये मानसून की बारिश भी नहीं हुई। फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी 1875 में। तो देश में सभी मौसम संबंधी कार्यों को एक केंद्रीय प्राधिकरण के तहत लाया गया, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। और जब हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो एक नाम आता है ब्लैनफोर्ड का। ब्लैनफोर्ड, इसका वैसे अगर नाम देखा जाए तो HF ब्लैनफोर्ड था। तो HF ब्लैनफोर्ड को भारत सरकार के लिए मौसम संबंधी रिपोर्टर नियुक्त किया गया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद 1889 में कोलकाता मुख्यालय में वेधशालाओं के प्रथम महानिदेशक कौन बने? तो नाम आता है जॉन एलियट। तो जॉन एलियट को नियुक्त किया गया था प्रथम महानिदेशक के रूप में। और भारत मौसम विज्ञान का मुख्यालय, जैसे हम बात करते हैं, शिमला में लाया गया था। ठीक है, शिमला में कब लाया गया था? तो ये बात है 1905 की। उसके बाद में फिर इसका मुख्यालय बदल दिया गया, पुणे कर दिया गया, जिसे हम वर्तमान में पुणे के नाम से जानते हैं ना। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1928 में। और फिर करते करते अंत में इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? दिल्ली में बना दिया गया। तो दिल्ली में इस मुख्यालय का स्थानांतरण कब किया गया था? तो आप कहेंगे ये बात है लगभग 1944 के आसपास की। ठीक है, तो इस प्रकार भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और जैसे हम हमारे भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो आपको पता है हमारे भारत में भी क्या है,
विज्ञान जो था वो बड़ा उन्नत था। हमारे जो उस समय के एक हम कह सकते हैं महर्षि मुनि कह लीजिए या फिर उस समय के अच्छे विद्वान लोग, उन सबको ये बातें पता भी थी। प्राचीन काल से ही मौसम विज्ञान की शुरुआत का पता हमें चल जाता है। जैसे हम बात कर रहे होते हैं उपनिषदों की, है ना, उपनिषदों की बात करें तो उसमें क्या है, मेघों के निर्माण के बारे में बताया गया है, बारिश की प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस प्रकार से पृथ्वी पर सूर्य के चक्कर लगाने के कारण मौसमी चक्र में परिवर्तन आता है, वो सारी की सारी जानकारी हमें उपनिषदों में मिलती है। फिर जैसे थोड़ा सा समय बीतता है तो जैसे आपने नाम सुना होगा वराहमिहिर का, वराहमिहिर ये एक खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी बृहद संहिता। तो ये बृहद संहिता कब लिखी गई थी, तो ये बात है लगभग 500 ईस्वी के आसपास की। वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई इस बृहद संहिता यह प्रमाण देती है कि किस प्रकार से वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का ज्ञान हमारे भारत में मौजूद था, ठीक है ना। फिर किस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये वर्षा होती है, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बारिश के मौसम में अच्छी वर्षा लोगों के लिए भरपूर कृषि और भोजन की कुंजी हुआ करती थी। वराहमिहिर से पहले एक ग्रंथ और बच गया है, उसके बारे में भी आपको जान लेना है, कौटिल्य। कौटिल्य यानी कि जिन्हें हम आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के शुरुआती दौर की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि वर्षा का वैज्ञानिक मापन और देश के राजस्व और राहत कार्य के लिए इसमें जो क्या क्या उपयोग हो सकते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको इसमें दिखेंगे। और कालिदास के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, कालिदास की एक रचना का नाम आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेघदूतम, ठीक है ना, मेघदूतम। ये महाकाव्य है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया। इस मेघदूतम में मध्य भारत में मानसून की शुरुआत की तारीख तक उल्लिखित है, तारीख तक बताई गई है कि भारत में किस प्रकार से मानसून की शुरुआत होती है। मानसून के जो बादलों के मार्ग का अनुमान इसमें लगाया गया है। तो वर्तमान में जिस मौसम विज्ञान के बारे में हम जानते हैं उसके बारे में कहा जा सकता है कि 17वीं शताब्दी के आसपास में थर्मोमीटर और बैरोमीटर के आविष्कार और वायुमंडलीय गैसों के व्यवहार को नियंत्रित करने और कानून के बनने के बाद एक सटीक वैज्ञानिक जो नींव पड़ी, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर इस 17वीं शताब्दी के आसपास में कई ग्रंथ भी छपे भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को लेकर। जैसे एक आता है 1636 के आसपास में, एक ब्रिटिश विज्ञानी थे हेलिने, है ना, तो उन्होंने एक मानसून पर अपना ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से जानकारी हमें बहुत मिलेंगी। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत, लेकिन ज्यादा आपके लिए आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है इस मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया कॉल्स अप ईरान एंड इजराइल टू अपील अगेंस्ट एक्सक्लेटिंग टेंशन। आपको पता है ईरान और इजराइल जो है अभी आमने सामने आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था। ईरान पे ये आरोप लगाते हैं इजराइल वाले कि ईरान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से हमारे यहाँ पर अटैक करवाते हैं। और जब सीरिया में अटैक करवाया था तो वहां पर एम्बेसी बनी हुई थी ईरान वालों की। इजराइल ने कहा कि हम तो प्रति उत्तर में जवाब दे रहे थे, वहां पर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं ना। फिर इजराइल ने जब कहा कि ये हमारे साथ आपने विद्रोह कर दिया है, तो इजराइल ने कहा हम आपके सामने हैं, लड़के देख लो, ठीक है ना। तो ये उन्होंने खुली चुनौती दी थी। अब ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। 13 अप्रैल को रात को यहाँ पर न्यूज आई थी, तो किस प्रकार से ईरान ने वहां पर क्या है कई मिसाइलें दागी हैं लगभग 200-300 के आसपास में। और इजराइल ने ये बयान दिया है कि हमने अपनी सुरक्षा के माध्यमों से उन मिसाइलों को 90% तक क्या है विफल कर दिया है।
और ज्यादा हमारे यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। तो ये मुद्दा जो है वो गर्माता चला जा रहा है। इसी के बीच में भारत ने इस बढ़ते हुए तनाव के खिलाफ ईरान और इजराइल को क्या है, ये बुलाया है कि आप इसमें शांति बनाए रखें, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था का है, ग्लोबल इकोनॉमी का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लगभग 90 लाख जो लोग हैं वो इस दुनिया के हिस्से में रह रहे हैं जहां पर ये तनाव देखा जा रहा है, विच इज विंडेसिंग टेंशन। हमारी शिपिंग का एक बड़ा हिस्सा इस हिस्से से होकर भी गुजरता है, ऐसा कहा है हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने, ठीक है ना। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल 15 अप्रैल को कहा था कि उन्होंने जो 14 अप्रैल को अपने इजरायली और ईरानी समकक्षों को टेलीफोन करके उनसे मौजूदा तनाव को न बढ़ाने की अपील की थी। ये बात इन्होंने कल कही है कि मैंने परसों बात कर ली थी, है ना, ताकि इस मुद्दे को ज्यादा ना बढ़ाया जाए, कोई भी फायदा इसमें होने वाला नहीं है। और ये जयशंकर जो है बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, इसी के दौरान इन्होंने ये बात कही। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये है हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, है ना, विदेश मंत्री, विदेशी मंत्री नहीं बोलेंगे, इसको आप कट कर दीजिए, इसमें काफी दिन रात का अंतर हो जाता है शब्दों में, है ना। विदेश मंत्री हैं हमारे ये। अब चलो यहाँ पर आप मैप भी देख सकते हैं, कहां पर है ईरान, ये रहा ईरान, ईरान इसे कहा जाता है ईरान। ईरान की बाउंड्री भी आप ये देख पा रहे होंगे, है ना, मोटी मोटी बाउंड्री देखो, ईरान, ये है ईरान की बाउंड्री। तो इस ईरान का पंगा किसके साथ है अभी, इजराइल के साथ। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो इजराइल, है ना। तो इजराइल के बारे में भी आपको पता है। अब थोड़ा सा मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, कोई ना। तो यहाँ पर आप नीचे ध्वज देख पा रहे होंगे, ये क्या का है, ये इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज है और ये है ईरान का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब हम बात कर रहे होते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम, ठीक है ना। कभी कभी आपको पढ़ने को मिलेगा जेरूशलेम, तो इसमें आपको क्या है, कोई भी घबरा नहीं जाना है, एक ही बात है, ठीक है ना। और जब हम बात कर रहे होते हैं ईरान के बारे में, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ज्यादा दूर नहीं है ये राष्ट्र एक दूसरे से। इजराइल का तो आपको पता ही है, एक इस अरबों के इस क्षेत्र में ये अकेला एकमात्र यहूदी देश है जो डरता नहीं है। अब चलो मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए इजराइल और ईरान के संबंध में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे जो कथन सही नहीं है। तो पहला आप पढ़ के देख लीजिए, ईरान का आधिकारिक नाम ईरान इस्लामिक गणराज्य है, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसका आधिकारिक नाम है, जो 11 फरवरी 1979 को इस्लामिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ये कथन तो ठीक है, हमें क्या टिक करना है, जो ठीक नहीं है। दूसरा पढ़ लीजिए, भूमध्य सागर इजराइल के पश्चिमी दिशा में अवस्थित है। यहाँ पर मैप देख लीजिए, ये रहा इजराइल और आपको पता है ये पूर्वी दिशा, ये पश्चिमी। तो ये पश्चिमी दिशा में क्या है, यहाँ पर ये बना हुआ है आपका भूमध्य सागर। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, गलत तो नहीं है, ये भी ठीक है। ईरान की आधिकारिक मुद्रा का नाम रियाल है, ये बात भी ठीक लिखी हुई है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है, ये बात गलत लिखी हुई है, तो आपको ये टिक कर देना है, क्योंकि इजराइल तो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। और जब हम बात करते हैं इस इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो आप कहेंगे 11 मई 1949 को इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा जैसे हम बात कर लेते हैं इस इजराइल के बारे में और यहाँ पर ईरान के बारे में, ठीक है ना। तो इन दोनों की जब हम बात कर लें, तो इजराइल की जब हम बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है,
तो लिख सकते हैं आप जेरूसलेम या फिर जेरूसलम, ठीक है। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और जब हम बात कर रहे होते हैं इजराइल की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप कहेंगे इसकी मुद्रा का नाम है शकेल, है ना, शेकेल। इजरायली शेकेल भी बोला जाता है इसको। जब हम ईरान की बात कर रहे होते हैं, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल, जो आपको थर्ड पॉइंट बताया गया था, ईरानी रियाल वहां की मुद्रा का नाम है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं इजराइल यूएन का सदस्य है या नहीं है, कि 11 मई 1949 को यूएन का सदस्य बना, है ना। यूएन की इसने मेंबरशिप ली उस समय, यूएन का सदस्य। और जब हम बात कर रहे होते हैं ईरान के बारे में, ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी, तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को ईरान यूएन का सदस्य बना, ठीक है। तो ये भी यूएन का सदस्य है। आपसे जो पॉइंट पूछा गया था इसमें गलत टिक करना था, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है वो टिक करना था। तो डी ऑप्शन जो था वो आपको टिक करना था, क्योंकि इजराइल तो वो तो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य, ठीक है ना। तो ईरान की बात की जाए तो ईरान का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम है ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। जब हम इजराइल की बात कर रहे होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ इजराइल, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट इनसे संबंधित ध्यान में रखना है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट सीक्स ईडी रिस्पॉन्स ऑन केजरीवाल अरेस्ट, सेज अर्लीस्ट डेट फॉर हियरिंग ओनली फ्रॉम अप्रैल 29। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि ईडी बार बार सम्मन भेज रही थी अरविंद केजरीवाल को। और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसके मुखिया हैं? इस आम आदमी पार्टी के। तो सम्मन लगभग 10 के आसपास भेजे गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार जवाब मांग रही थी। और करते करते वो दिन आया जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अब बार बार क्या होता है, अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिलनी चाहिए, इस बात को लेकर याचिकाएं लगाई जाती हैं, है ना। अब जो याचिकाएं लगाई जाती हैं, इसी गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने कहा है कि सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द भी करें तो भी 29 अप्रैल को हो पाएगी। वरिष्ठ एक वकील हैं ए एम सिंघवी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के संयोजक को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए की गई है। यानी कि मुख्य मुद्दा ये है उनको गिरफ्तार करने का कि वो प्रचार ना कर पाए। आपको पता है अभी इलेक्शन होने वाले हैं, है ना। 19 तारीख को इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जारी कर दिया गया है, ये जो 7 चरणों में ये इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको इसीलिए जेल में डाल दिया गया कि वो अपना प्रचार प्रसार ना कर पाए। और जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका पर सोमवार को ईडी से जवाब मांग लिया। और ईडी की जब फुल फॉर्म की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है? डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। और अरविंद केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अभी फिलहाल। इनको गिरफ्तार किस केस में किया गया था? दिल्ली एक्साइज पुलिस केस में, पॉलिसी केस, सॉरी, है ना। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी रद्द होनी चाहिए, इस बात को लेकर याचिका लगाई गई। उस याचिका पर सोमवार को ईडी से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उनकी अंतरिम इंटरिम रिलीज यानी कि अंतरिम रिहाई का आदेश देने या फिर सूचीबद्ध करने में कोई नरमी नहीं दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसकी बजाय ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए निर्धारित कर दिया है, ठीक है। और केजरीवाल के वकीलों से अगली सुनवाई तक क्या है,
एक संयम बरतने को लिए कहा गया है। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, है ना। सुप्रीम कोर्ट, दो बातें हमने कवर की है, सुप्रीम कोर्ट और एक बात की है हमने ईडी के बारे में। एक क्वेश्चन आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे ईडी के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आधार पे किया गया था, तो आपको पता है हमारा संविधान, तो भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसी संविधान लागू होने के बाद, इसी के तहत 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। जैसे हम बात करते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो वर्तमान जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, मुख्य न्यायाधीश वो है 34। ठीक है। जब हम बात कर रहे होते हैं इनके बारे में कुछ और पॉइंट, तो सर्वोच्च न्यायालय ये देश की उच्चतम अदालत होती है जिसमें अपील की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो आप कहेंगे संसद के पास है। और जब ये कह दिया जाए कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जो है वही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग करना चाहता है, तो वो अपना पत्र किसको लिखेगा, तो वो लिखेगा अपने देश के राष्ट्रपति को। ठीक है ना। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो संसद में जब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद उसी संसद की सिफारिश के आधार पे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको इसमें बताना है प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन डी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। और जब पूछ लिया जाए कि ये कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो आप कहेंगे ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और वित्त मंत्रालय के भी एक विभाग के अधीन ये काम करता है। तो वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग है, वो वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग जो है ना, उस राजस्व विभाग के अधीन ये कार्य करती है। और ये किस प्रकार से की एजेंसी है, तो आप कहेंगे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन यह एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। वित्तीय जांच एजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है वित्तीय जांच यानी कि पैसों से संबंधित जांच है। पैसों से संबंधित कोई घोटाला हो जाए तो ये एजेंसी उसमें क्या है, सर्च करती है। जैसे हम बात कर रहे होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग, अभी जैसे अरविंद केजरीवाल पे ये मुद्दा लगा हुआ है ना, तो इनसे संबंधित ये जो है ईडी काम करती है। और ये फिर उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आगे रास्ता खोजती है। जब हम बात कर रहे होते हैं ईडी के मुख्यालय की, ईडी का मुख्यालय कहां पर है, क्या आप बता सकते हैं। ईडी का मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है। और इस ईडी के यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख कौन होते हैं, तो इसके मुखिया कौन होते हैं, क्या आप बता सकते हैं। इसके मुखिया होते हैं प्रवर्तन निदेशक, वो इसके प्रमुख होते हैं।
तो इस प्रकार से ईडी के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी हासिल की है। इस प्रकार आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। चलो जी, तो जैसे कि आपको पता है, जब हमारी कोई भी क्लास कवर हो जाती है, उस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च कर लेना है एडुरोही 24। सभी क्लासेस पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। और जैसे कि आपको पता है, न्यूज कवर हो जाने के बाद हम आज का इतिहास टॉपिक कवर करते हैं, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या बीता होगा वो बात हम देखा करते हैं। चलिए आज के दिन की इतिहास की बात करते हैं, यानी कि 16 अप्रैल का जो इतिहास रहा होगा वो कैसा रहा होगा। तो यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो किसकी है, नाम क्या आप बता सकते हैं? शायद आपने नाम ना सुना हो तो मैं लिख देता हूं, वीरेशलिंगम, वीरेशलिंगम कुंतुलु, ये इनका नाम है, ठीक है ना। और इनकी आज क्या है, इनकी आज जयंती है। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 16 अप्रैल 1848 को हुआ, ठीक है। और 27 मई 1919 को इनकी मृत्यु हुई। तो इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में हम इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से बता दीजिए, तेलुगु साहित्यकार पुदुंकुरी वीरेशलिंगम कुंतुलु ने वर्ष रिक्त स्थान में राजमुंद्री में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इसमें से आप जल्दी बताने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बता दीजिएगा, बताएं। जैसे कि तेलुगु भाषा को ये आगे लाने में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और इन्होंने क्या किया था, 1887 में ये ब्रह्मो मंदिर की स्थापना की थी। थोड़ा सा इनके बारे में जैसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी रही। मुख्य रचनाएं, एक नाम आता है मार्कंडेय, मार्कंडेय शतकम, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं, एक रचना इनकी और भी है, गोपाल शतकम, ठीक है। और एक रचना इनकी और है, रसिक जन मनोरंजनम, मनोरंजनम। तो ये कौन सी भाषा में लिखा करते थे, इन्होंने किस भाषा को मुख्यतः विस्तार दिया, तो आप कहेंगे तेलुगु। जैसे कि हम तेलुगु का थोड़ा सा प्राचीन इतिहास देखने का प्रयास करेंगे, तो जब हम मध्यकाल की बात कर रहे होते हैं और उत्तरी भारत में उस समय तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी के समय में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी के आसपास में। उस विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने भी क्या किया था, तेलुगु को अपनी आधिकारिक भाषा बनाई थी। मध्यकाल में तेलुगु भाषा फली फूली थी विजयनगर साम्राज्य के राजाओं के समय में। और आधुनिक समय की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो तेलुगु भाषा को एक अच्छा विस्तार दिया, तेलुगु भाषा को एक चरम पर लेकर गए थे यही, जिनका नाम है पुदुंकुरी वीरेशलिंगम, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और तेलुगु साहित्य इनकी कर्म भूमि रहा, यानी कि कर्म क्षेत्र रहा, भूमि तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से हम हिंदी साहित्य की बात कर रहे होते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं। लेकिन वहीं जब हम तेलुगु की बात कर रहे होते हैं, तो तेलुगु साहित्य के इतिहास में प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं, यही वीरेशलिंगम माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। हालांकि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, और इन्होंने क्या है, जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी, यानी कि जाति के आधार पे एक मानव दूसरे मानव का विरोध कर रहा है,
इस बात का इन्होंने विरोध किया था, है ना। मानव मानव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, इसको ध्यान में रखते हुए, जाति को ध्यान में रखते हुए, तो जातिवाद का इन्होंने खंडन किया। और फिर धीरे धीरे क्या है, इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य किया। इन्होंने विधवा आश्रमों की भी स्थापना की। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1874 में राजमंड्री में, धवलेश्वरम में इन्होंने बालिकाओं के लिए पाठशालाएं खुलवाई। और फिर इसके कुछ टाइम बाद 1884 में इंसिसपेटा में बालिकाओं के लिए पाठशाला खुलवाई थी। ठीक है, ये एक आधुनिक भारत के तेलुगु गद्य साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं और अच्छे उपन्यासकार भी रहे, अच्छे नाटककार भी रहे, अच्छे पत्रकार भी रहे। ठीक है ना। और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था, इनको हम किस नाम से जानते हैं। इनको इनको उपाधि दी गई है कौन कौन सी, इसको बोलते हैं गद्य टिकाना। इनको गद्य टिकाना की उपाधि मिली। और इनको कौन सी उपाधि मिली है, इनको आंध्र का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। आंध्र का राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपको पता ही है। राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन जो था वो किया, है ना। सती प्रथा अवैध घोषित करवाई, है ना। सती प्रथा अवैध घोषित करवा दी। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए प्रयास थे। इन्हीं के कर कदमों पर चलते हुए आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश में जन्मे थे ये वीरेशलिंगम, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश में क्या है, इनके द्वारा शुरू की गई ब्रह्म समाज की शाखा को जीवित रखा। ब्रह्म समाज, हालांकि मूल रूप से ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, लेकिन आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की जो ये शाखा है इन्होंने कंटिन्यू रखी। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, आंध्र का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और ब्रह्मो मंदिर की स्थापना भी फिर इन्होंने कर दी थी 1887 के आसपास में, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना, ब्रह्मो मंदिर। ऐसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, तो कोई भी आपको इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन है, तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं। इनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, आपने नाम सुना भी होगा, अगर नहीं भी सुना है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1892 को इनका जन्म हुआ। और आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। तो 16 अप्रैल 1966 की बात है जब इनका निधन हुआ। ठीक है, तो आज इनकी क्या है, पुण्यतिथि है। इनकी पुण्यतिथि पर हम सभी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कर्म भूमि क्या रही, ये एक बेहतरीन चित्रकार थे, चित्रकार। ठीक है, चित्रकार थे। और इनको क्या किया गया था, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, है ना। जैसे कि आपको पता है 4 नागरिक सम्मान होते हैं हमारे भारत में। सबसे पहला होता है भारत रत्न, उसके बाद में होता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है आपका पद्म श्री। तो इनको दूसरे नंबर का जो नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया था इनको। तो चलो मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद में आप बताने का प्रयास करना। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस से संबंधित नहीं है। तो जो इनसे संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो जल्दी से आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध चित्रकला है ये, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जो बनी ठनी है, बनी ठनी चित्रकला, ये नंदलाल बोस से संबंधित नहीं है। और बाकी जो बच गई है, डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, ये तीनों के तीनों जो चित्र हैं वो किनसे संबंधित हैं, वो नंदलाल बोस से संबंधित हैं। तो बनी ठनी के बारे में जब बात की जाती है
बनी ठनी ये भी क्या है, एक भारतीय चित्रकला ही है, भारतीय चित्रकला। बनी ठनी से संबंधित एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2018 में। तो थोड़ा सा जैसे हम बनी ठनी चित्रकला के बारे में जब बात करते हैं, ये किस शैली में है, तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी भारतीय चित्रकला, ठीक है ना। तो जब बात कर रहे होते हैं इस बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था, तो नाम आता है चित्रकार निहाल चंद का। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया। और बनी ठनी वास्तव में जो कौन थी, तो आप कहेंगे उस समय के एक राजा हुआ करते थे किशनगढ़ रियासत के राजा, राजा सावंत सिंह। तो राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी बनी ठनी, इनकी प्रेमिका बनी ठनी, और उनका ही चित्र बनाया है राजा निहाल चंद ने, यानी कि बनी ठनी का चित्र बनाया। और ये बनी ठनी एक उच्च कोटि की कवित्री भी थी। और इनको क्या बोला जाता है, बनी ठनी की जो चित्र है उनको बोला जाता है भारत की मोनालिसा। विश्व स्तर पे जब देखा जाए सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी जो है वो कौन सी है, मोनालिसा की है, लियोनार्डो दा विंची उन्होंने की थी, है ना। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बनी ठनी को कहा जाता है। बनी ठनी चित्र किसने बनाया, निहाल चंद ने बनाया। और किसके बारे में बनाया, तो बनी ठनी जो कि किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी और एक उच्च कोटि की कवित्री थी, उनके बारे में ये बनाया, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित जो है ना, वो एक वाकया हम आज इनसे संबंधित बात कर लेते हैं। जैसे कि नंदलाल बोस को भारतीय संविधान की मूल प्रति में अपने चित्रों को सजाने का मौका भी मिला था, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो संविधान तो बहुत बड़ा हो जाता, उसके हर पेज पे अगर चित्र बनाते तो बहुत टाइम लगता। इसीलिए क्या कहा गया था, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें उस समय कितने भाग बनाए गए थे, संविधान में कितने भाग थे जब संविधान बना, 22 भाग थे ना। तो यानी कि इनको जो भाग के शुरुआती दौर में चित्र बनाने का मौका मिला, यानी कि भाग के 1 के शुरुआत में बना दिया, भाग 2 के शुरुआत में बना दिया। इस प्रकार से इन्होंने 22 भाग के क्या है, शुरुआती दौर के चित्र बनाए, यानी कि इन्होंने 22 चित्र बनाए जो हमारे संविधान की मूल प्रति में हमें देखने को मिलते हैं। और इन 22 चित्रों को बनाने के लिए इनको कितने साल का समय लगा था, 4 साल का समय लगा था। इनकी मुलाकात हुई थी हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनसे इनकी मुलाकात हुई थी शांति निकेतन में। वहीं पर नेहरू जी ने इनको कहा था कि वो भारतीय संविधान की मूल प्रति की जो चित्रकारी कर सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो 221 पेज थे वैसे तो उसमें टोटल, वो संभव नहीं था इतने चित्र बनाना अलग अलग। तो जो भाग बनाए गए तो 22 चित्र बना दिए, हर भाग के शुरू में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 8 बाई 13 इंच के ये चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और कहा जाता है कि उन्हें इस काम के लिए 21,000 रुपए मेहनताना भी दिया गया था, ठीक है। नंदलाल बोस के बनाए इन चित्रों का भारतीय संविधान या उसके निर्माण प्रक्रिया से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा है कि हमारा जो भारत का इतिहास रहा वो कैसे रहा। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंग की अधिकता लिए हुए इन चित्रों की शुरुआत होती है, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से इसकी शुरुआत होती है। अगले भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, जिसे सुनहरे बॉर्डर से घेरा गया है, जिसमें घोड़ा, शेर, हाथी और बैल के चित्र बने हैं। इस प्रकार हमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता के भी अध्ययन दिखाई देते हैं इसमें, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास किस प्रकार से यहाँ पर एक विकासशील रहा और किस प्रकार से यहाँ पर वो विकास यात्रा रही, वो हमें देखने को मिलती है इनके चित्रों में, ठीक है ना। सारी बातें जो हैं जब आप इनके बारे में थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो आपको पता लगेगा।
इनकी चित्रकारी पर कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो इनके निकट आए इसकी वजह से, है ना। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद नंदलाल बसु की कला में एक अच्छा एक स्वरूप देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना जो है ना वो भी इनके अंदर आ गई थी। असहयोग आंदोलन और इनसे संबंधित ये सारी घटनाक्रम इन्होंने देखा। महात्मा गांधी ने जो नमक कर अधिनियम जो तोड़ा था, नमक बनाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, वो सारी की सारी घटना ये देख रहे थे। और जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, इनके द्वारा दांडी मार्च नामक चित्र भी बनाया गया था, है ना। तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिला, जैसे कि क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है। तो ये था इनके बारे में थोड़ा सा एक, आप कह सकते हैं एक विस्तार से बातचीत करने का सिलसिला हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। एडुरोही ऑफिशियल ये एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको ये अभी वर्तमान की क्लासेस दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा भी एक चैनल बना हुआ है एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, जिस पर आपको स्पेशली शॉर्ट्स वीडियो दिखा करेंगे। तो उसमें भी क्या है, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना है। और जितनी भी पीडीएफ आज तक हमने प्रोवाइड करवाई है वो सारी की सारी टेलीग्राम पे आपको दिख जाएंगी। आपको सर्च करना है एडुरोही24, तो आप वहां पर देख सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर एक्स पे और टेलीग्राम पे। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बशर्ते आपको सर्च करना है एडुरोही24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।